हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल टैरिफ और कोटा के बीच के डिफरेंस के देखेंगे और हम देखेंगे सेकंड आर्टिकल सिमिल्टेनियस इलेक्शन के बारे में कि किस तरह से इलेक्शन की प्रोसेस चेंज की जा रही है। फिर देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू जी ने ऐसा क्यों कहा है कि जो पॉपुलेशन है उसको डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी फर्टिलिटी रेट में। हम देखेंगे वेरियस एमसीक्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि किस तरह से उस एमसीक्यूज को सॉल्व किया जा सके। देखो, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन चाहिए और इजी डिस्कशन चाहिए तो आप अदर वीडियोस देख सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम, बट यू शुड लर्न हाउ टू रीड पेपर। अगर आप एक बार पेपर रीड करना सीख जाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना मेरी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो जेन्युइन बात यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर पढ़ना सीखिए। देखो, पहला आर्टिकल हमने कहा कि टैरिफ और कोटा में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। देखो, इसको थोड़ा-सा क्लियरिटी से देख लेते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। 1 मिनट, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। पहली चीज़ मैंने बताई टैरिफ और दूसरी चीज़ बताई मैंने कोटा। तो क्या डिफरेंस है इसमें? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखो, यूपीएससी की खासियत क्या है? यूपीएससी वो क्वेश्चन पूछता है जो न्यूज़पेपर में हिडन होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी थ्योरी में नहीं देते हैं, जो अक्सर आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे। और जब आप वाई करके सर्च करेंगे, अरे यार ऐसा क्यों है, क्यों ही चंद्रबाबू नायडू जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पॉपुलेशन पर रोक लगाए जाना, वो सॉरी, पॉपुलेशन पे ध्यान देना चाहिए, ये हमारी इकोनॉमिक एसेट है, जबकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है रेडिकल जो कह रहे हैं पॉपुलेशन पर रोक लगाना चाहिए। तो इस चीज़ों की जब क्यों में आंसर देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। देखो, पहली चीज़ क्या है, कोटा क टैक्स के वो सॉरी टैरिफ क्या है? एक प्रोसेस है। जैसे मान लो मैंने अमेरिका से कुछ गुड्स इम्पोर्ट किए, मान लो अमेरिकन मैंगोज़ किए, तो क्या होगा? इंडिया क्या है कि आप कितने ही मैंगोज़ इम्पोर्ट कर लो, मगर मैं कोटा नहीं लगाऊँगा, आप क्या है मैं टैरिफ लगाऊँगा। जैसे आज आपने 100 क्विंटल मैंगो मंगाए अमेरिका से, मगर डोमेस्टिक मैंगो भी हैं यहाँ पर, तो डोमेस्टिक मैंगो को नुकसान ना हो तो मैं टैरिफ उस हिसाब से लगाऊँगा। पहले मैं ₹10 टैरिफ लगाता था, अब ₹100 कर दूँगा, क्योंकि डोमेस्टिक मैंगो जो है वो सड़ रहे हैं, वो खरीद नहीं रहा है कोई। ये एग्ज़ाम्पल है, रियल लाइफ़ मत समझना। अब कोटा में क्या होता है, मुझे टैरिफ से कोई मतलब नहीं है। कोटा में डायरेक्टली मैं लिमिट डिसाइड कर देता हूँ। भाई मैंगो जो है हर साल अमेरिका से 100 क्विंटल ही आएँगे, इससे ज़्यादा नहीं आएँगे। अगर इससे ज़्यादा आएँगे तो डो डोमेस्टिक हमारे मैंगो हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ कही, ठीक है? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है रेवेन्यू। क्या होता है कि टैरिफ क्या है? रेवेन्यू जनरेट करता है। भाई आप टैरिफ लगा रहे हैं कहीं पर, तो वो रेवेन्यू तो जनरेट करेगा ही करेगा। आप किसी भी गुड्स को इम्पोर्ट करने से मना नहीं कर रहे हैं। बस क्या है कि आप टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। आज मैंगो 2 ₹10 टैरिफ लगता था, कल ₹100 लग गया। अब कोटा में क्या नुकसान देखने को मिलता है? कोटा में क्या है, रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। आपने जो कोटा डिसाइड किया वही आपका कोटा होगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये 2 चीज़ें अभी बताई, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप टैरिफ में देखोगे तो मार्केट पर खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। टैरिफ क्या करता है? प्राइस को रेज़ करता है और बस इतना इम्पैक्ट करता है, किसी कंट्री से जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो कम हो जाएँगे। मगर जो कोटा है उससे क्या होता है कि सप्लाई का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। मान लीजिए किसी भी कोई गुड्स है, तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, वो चाइना से आ रहा है और वो जो है हमारे ड्रिलिंग प्रोसेस में जहाँ से कच्चा तेल निकलता है गल्फ ऑफ खंबत में, वो बहुत ज़रूरी है। मगर इंडिया ने कहा कि मैं टैरिफ लगाऊँगा, तुम वहाँ से मशीन कोई भी मँगाओगे, तो वो तुम पे एक्सट्रीम टैरिफ पड़ेगा। मगर कंपनी वाला कहेगा अरे टैरिफ पड़ जाए कोई बात नहीं, ये मशीन जो है बहुत मैंडेटरी है, ये आना ही चाहिए। मगर कोटा में क्या होगा कि आपने कहा 100 मशीनें आ गई हैं, अब इससे ज़्यादा मशीनें नहीं आएँगी। चाहे आप कहीं से मैनेज कीजिए, अमेरिका से मँगाइए, कहीं से मँगाइए। तो ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है? दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी। आप ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, भाई जो मैं बता रहा हूँ आपको फालतू की बात लग सकती है, आई एक्सपेक्ट दैट। मगर आप ये जान लीजिए ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चौथी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी सॉरी, चौथी चीज़ ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? जो टैरिफ मैकेनिज़्म होता है वो ईज़ियर मॉनिटरिंग हो जाता है।
मतलब उसे मॉनिटर करना ईज़ी है। भाई आज 100 गुड्स आए थे, इन पे इतना टैरिफ लगा, नेक्स्ट 100 गुड आए, इतना टैरिफ लगा, पहले 10 लगा, अब 100 लगा। अब कोटा में डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई कोई कंटेनर आया, उसका पता ही नहीं लगा दूसरा कंटेनर आ गया। आपने कोटा 100 क्विंटल आम डिसाइड किया था, मगर अदर जो पोर्ट का अदर साइड है, अगर आपने रियल में पोर्ट देखा होगा, तो मैंने रियल में पोर्ट देखा, क्या होता है अगर आप पोर्ट पे अपना शिप नहीं लैंड कराना चाहते, तो साइड में क्या करती हैं लोकल अथॉरिटी कुछ जगह दे देती हैं। ताकि पोर्ट का पैसा ना लगे। तो वहाँ से क्या होता है आपका माल आ सकता है, ठीक है? डब्ल्यूटीओ किसे प्रेफ़रेंस देता है? ऑब्वियस सी बात है डब्ल्यूटीओ टैरिफ को प्रेफ़रेंस देता है और कोटा को लेस प्रेफ़रेंस देता है क्योंकि इसको प्रेडिक्टेबल करना ईज़ी नहीं होता। तो आप ये चीज़ें जान लो मैंने 3 चीज़ें बताई। पहली मैंने डेफ़िनिशन बताई टैरिफ क्या होता है और कैसे टैक्स इम्पोर्ट करते हैं और कोटा किस तरह से लिमिट डिसाइड होती है। दूसरी चीज़ मैंने बताई रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है टैरिफ के थ्रू और किस तरह से कोटा रेवेन्यू को मिनिमाइज कर देता है, आगे रेवेन्यू आना बंद हो जाता है। मार्केट इम्पैक्ट क्या होता है? टैरिफ क्या है? प्राइस तो रेज़ करेगा, मतलब गुड्स तो आती रहेगी और ट्रांसपेरेंसी, टैरिफ को ईज़ी कर मॉनिटर होता है ईज़ी करना, जबकि कोटा को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो तीसरा पॉइंट है, इसमें यूपीएससी हिलगा सकता है क्योंकि कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे? जब प्रैक्टिकली आपने देखा नहीं होगा, कोई वीडियो सर्च नहीं की होगी, आपने फ़ोटो नहीं देखा होगा, तो आपको ये डिफ़िकल्टी आएँगी। इसीलिए मैंने बताया कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी का उल्लंघन होता है कोटा केस में और डब्ल्यूटीओ किसे प्रेफ़रेंस करता है? डब्ल्यूटीओ टैरिफ को प्रेफ़रेंस देता है क्योंकि इसको ईज़ियर होता है मॉनिटर करना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी। नेक्स्ट आर्टिकल हम पहले देखेंगे सिमुलटेनियस इलेक्शन के बारे में। देखो क्या है अभी चंद्रचूड़ जी और एक दूसरे जो जज हैं उन्होंने कहा है कि इसमें क्या है ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहेगा मतलब आपकी ट्रांसपेरेंसी का लॉस देखने को मिलेगा। किस तरह से देखने को मिलेगा लॉस? आप देखेंगे क्या होता है जो सिमुलटेनियस इलेक्शन है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमने कई बार डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैक्सिमम मेंबर जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब जो कुछ डिसाइड करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। अब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो चीज़ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को और जो उसकी वर्डिक्ट है, उसकी पॉलिसी है, उसे इम्पैक्ट करेगी। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 10 मई को सिमुलटेनियस इलेक्शन कराएँगे। मगर क्या है गवर्नमेंट ने कहा अरे 10 मई का सर्वे करा लिया, यहाँ तो अभी इलेक्शन होना सही नहीं है, हमारे फेवर में चीज़ें नहीं है। देखो गवर्नमेंट कोई हो सकती है, आप बुरा मत मानना बीजेपी भी हो सकती, कांग्रेस भी हो सकती, समाजवादी भी हो सकती, बीएसपी भी हो सकती। आप तो अभी नहीं कराएँगे, इसको कराएँगे जून में जाके। अब ये देखा जून में तो इलेक्शन कमीशन ने कहा यार हमें तो ये लोग सैलरी दे रहे हैं, प्रेफ़रेंसेस दे रहे हैं, हमें बंगले दे रखे हैं, तो हम इनके हिसाब से कराएँगे। मतलब सीजेआई का यही कहना है कि इससे क्या होगा पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स को नुकसान होगा और सिमुलटेनियस इलेक्शन कहीं न कहीं ओवरसाइट मैकेनिज़्म में नुकसान देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लूप होल भी हैं। तो हम इसमें पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। कभी प्रीलिम्स में और मेंस में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आप फँसेंगे नहीं। ये मत सोचना मुझे कोई चीज़ याद नहीं हो रही, आप उसकी टेंशन मत लो, धीरे-धीरे जब डिस्कशन करते जाएँगे, चीज़ें याद होती चली जाएँगी। आप ज़ोर मत लो, आप टैक्टिकल चलो, टैक्टिकल कैसे? व्हाय, व्हाट सर्च करो, चीज़ें माइंड में बैठती चली जाएँगी। ये सर्च करोगे कि रट जाए चीज़, तो कभी नहीं होगी, आप फेल हो जाओगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज सिमुलटेनियस इलेक्शन के प्रॉस क्या-क्या हैं? देखो पहला प्रॉस अगर आप देखोगे तो ये रिड्यूस करता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर को। सही है, पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई प्रॉस में इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है। किस तरह से? भाई मल्टीपल स्टेट हैं, डिफरेंट स्टेट में अलग-अलग टाइम पर इलेक्शन होते हैं, डिफरेंट एनर्जी जाती है। हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो प्रॉब्लम में आता है और रेवेन्यू का लॉस तो आपको देखने को ही मिलता है। आप अगर गाँव के हैं तो प्रधानी के इलेक्शन में रेवेन्यू का लॉस देख सकते हो और अगर आप शहर के हो, तो आपको म्युनिसिपैलिटीज़ और ये विधायकी के इलेक्शन में रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का क्या मतलब है? भाई बहुत सारे टीचर्स की यहाँ पर ड्यूटी लगती है, बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगती है। तो डिफरेंट स्टेट में जब डिफरेंट टाइप पे इलेक्शन होते हैं, तो हर स्टेट क्या होता है, दूसरे स्टेट को कोऑर्डिनेट कर कर पुलिस को बुलाता है, टीचर्स को बुलाता है। तो इससे क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का लॉस होता है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में डिले देखने को मिलता है, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या है? पॉलिसी कंटिन्यूटी। अब भाई कोई चीज़ गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि किसानों को हम 2022 तक जो है आपको
सॉरी 2030 तक डबल इनकम दे देंगे। अब भाई दूसरी इसके बीच में दूसरी गवर्नमेंट आ गई या फिर ये कह लीजिए इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन में वादों को बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? क्योंकि भाई इतनी जल्दी-जल्दी जब इलेक्शन आएगा, अदर स्टेट में पॉलिटिशियन पार्टी कुछ कहेंगी, आप यूपी में देख लो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती हैं, धर्म के आधार पर होता है। जबकि आप किसी महाराष्ट्र डेवलप्ड स्टेट में देख लो तो धर्म के आधार पर चीज़ें कम होती हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि वोटर पार्टिसिपेशन, आप सिमुल्टेनियस इलेक्शन कराओगे तो वोटर की एनर्जी कंजर्व रहेगी। जब वोटर की एनर्जी कंजर्व रहेगी तो कहेगा यार भाई 5 साल में एक बार वोट होते हैं, मैं वोट्स करने ज़रूर जाऊँगा और अपनी डोमेस्टिक पार्टी को भी इलेक्स वोट दूँगा और सेंट्रल पार्टी को भी वोट दूँगा। तो इससे क्या होगा, वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। 5वां चीज़ क्या है कि नेशनल यूनिटी देखने को मिलेगी। क्या होगा जब आप एक बार इलेक्शन होगा तो उस पे अच्छे से चर्चा होगी, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। अब क्या होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन है, उस पंचायत में इलेक्शन है और उस स्टेट में इलेक्शन है, कौन डिस्कस कर रहा है, मुझे उस स्टेट से क्या मतलब है? तो ये हमने 5 जो है प्रॉस देखे, क्या देखे? रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पॉलिसी कंटिन्यूटी, इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन और नेशनल यूनिटी इन डिस्कोर्स। अब इसके हम नुकसान देख लेते हैं। पहला नुकसान आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। पहला नुकसान क्या है कि अंडरमाइन फेडरलिज्म। कौन-स में हम पहला देख लेते हैं। पहला क्या है? अंडरमाइन फेडरलिज्म, अंडरमाइन फेडरलिज्म। अंडरमाइन फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि भाई जो सेंट्रलाइज़ेशन है, अभी अब तो मैंने बताया कि सेंट्रल क्या है, इलेक्शन कमीशन को इम्पैक्ट करती है। जब इम्पैक्ट करेगी तो स्टेट की ऑटोनॉमी घट जाएगी, जब स्टेट की ऑटोनॉमी घट जाएगी तो सेंट्रल का रोल बढ़ जाएगा। तो फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं न कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरल स्ट्रक्चर को बल दिया है, तो वो कहीं डिक्लाइन देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, इलेक्शन कमीशन अनचेक्ड पावर होंगी। अब भाई इलेक्शन कमीशन आप जानते हैं किस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम देख चुके हैं कि पीएम होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। अब ये 2 तो गवर्नमेंट के मेंबर हो गए। अब ये जब चाहेंगे किसी भी पार्टी के लोग आएँगे, वो अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन के मेंबर अपॉइंट करेंगे और उससे क्या होगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तीसरा, मिड टर्म का क्या होगा भाई, मान लीजिए इस स्टेट में इलेक्शन एक साथ है, ये 3 स्टेट में एक इलेक्शन एक साथ है, मगर कुछ स्टेट में 2 साल पहले इलेक्शन है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम 2 साल का जो इलेक्शन है, ये 2 साल के लिए कराएँगे। अरे 2 साल के लिए कराओगे तो खर्चा तो होगा ही, और मान लो यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो क्या करोगे? बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज़ हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। तो इस तरह से क्या होगा, मिड टर्म डिसोल्यूशन से इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथा, वन नेशन वन नैरेटिव रिस्क आएगा। भाई क्या होगा, डाइवर्स कंट्री है, जो वन नेशन वन नैरेटिव आजकल जो चल रहा है, वो हमारी डाइवर्सिटी को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है। भाई तुम्हारा कल्चर डिफरेंट है, अलग तरीके से शादी होती है, अलग तरीके से आप रहते हो, अलग तरीके से आप अपने सोशल इश्यूज देखते हो, मगर क्या होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा, धीरे धीरे वन नेशन वन कल्चर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी को नुकसान होगा। पांचवा क्या पॉइंट है इसके, लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी बर्डन। आप जानते ही हैं, जब ह्यूज आपको लॉजिस्टिक चाहिए होगा, तो इसको अरेंज करना बहुत मुश्किल होगा। लॉजिस्टिक का मतलब है यार रिसोर्सेज़, जैसे मान लीजिए कार्स चाहिए, और छोटा हाथी चाहिए और ट्रक वगैरह चाहिए, ये लोग जब इलेक्शन एक साथ होगा तो ये लोगों की ज़रूरत होगी, नहीं होगी? तो इस तरह की ये बातें यहाँ पर फ्रंट पेज पर बताई गई हैं। तो मैंने आपको 5 प्रॉस बताए, 5 कॉन्स बताए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है हमारे एन चंद्रबाबू नायडू जी ने। चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं इम्परेटिव टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी रेट। देखो चंद्रबाबू नायडू जी जो अपने स्टेट को लेकर बहुत वरी हैं। उन्होंने कहा है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने स्टेट में फर्टिलिटी रेट को देखें। क्या हुआ है, अभी आंध्र प्रदेश में फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.7 पहुँच गया है, मतलब बिलो रिप्लेसमेंट रेट। क्या होता पहले आपको देखो, आपको सबसे बड़ी चीज़ ये पता होना चाहिए फर्टिलिटी रेट बोलते किसे हैं? मतलब फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक विमेन अपने पूरे जीवन में कितने बच्चे देती है, इट्स कॉल्ड फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। अगर थोड़ी सी गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा, मगर जहां तक है मैं आपको सही डेफिनेशन बता रहा हूं। तो क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश की आप फर्टिलिटी रेट अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा
ये डिक्लाइन हो गई है 1.7, जबकि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 है और इस टाइम इंडिया की फर्टिलिटी रेट 2.0 है। तो बिलो द हम रिप्लेसमेंट रेट जा रहे हैं। तो इसके क्या रीजन है कि इस तरह की कॉल देना पड़ रही है हमारे चंद्रबाबू नायडू जी को? पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है उसके हम नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनका कहना है कि स्टेट को, दूसरे स्टेट को देखते हुए ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट में बढ़ावा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? डेमोग्राफिक एडवांटेज। अब आपके पास यंग जनरेशन नहीं होगी, बूढ़ी जनरेशन होती चली जाएगी, तो आपके स्टेट की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली जाएगी। जब आपके कंट्री की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, तो वर्कर की कमी हो जाएगी, लोगों को आपको अ, बुलाना पड़ेगा विदेशी कंट्री से, ठीक है? तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक एसेट का लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, जब आपके पास यंग जनरेशन नहीं होगी तो इकोनॉमिक एसेट लॉस हो जाएगी। कैसे लॉस हो जाएगी? फॉरेनर्स आएंगे, उन्हें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, डोमेस्टिक वर्कर होंगे या डोमेस्टिक एम्प्लॉय कह लो, एम्प्लॉयर होंगे, उन्हें कम पैसे में हम अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई जब यंग जनरेशन नहीं होगी तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लॉस देखने को मिलेगा। मतलब इस तरह से छोटी छोटी बातें कही जा रही है, मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी फर्टिलिटी रेट इतनी डिक्लाइन नहीं होना चाहिए जिससे आपके आपकी यंग जनरेशन और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो लॉस में दिखे, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से रिलेटेड। कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, किस एक्ट के तहत इसे बनाया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये कैसी बॉडी है? देखो रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे जो मिनिस्टर हैं कोल एंड माइंस के, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम एक गाइडलाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उस आधार पर आप कैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को इम्प्लीमेंट करोगे और इसको यूज करोगे, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताया गया कि जो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है जो 2015 में लॉन्च हुई थी, कैसे इसका यूज करके उस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट लाओगे। देखो ये चीज जान लो, अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा। क्या होता है कि मान लो झारखंड है, अब झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है कोई, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा कोयला मिल निकल रहा है। अब कोयला निकल रहा है तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं और रिसोर्सेज जो है या तो गवर्नमेंट को जा रहे हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जा रहे हैं, मगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में पॉल्यूशन देखने को बहुत मिल रहा है, क्योंकि कोयले का ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज क्या, हेल्थ इशू देखने को बहुत मिल रहा है। तो इसलिए क्या होता है, एक स्कीम लाई गई डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंड बनाया जाएगा, जिसे हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेगा, ठीक है? ये फंड क्या करेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन में, हेल्थ में, सैनिटेशन में, इस फंड को लगाया जाएगा। तो ये मेन एम है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का? देखो क्या किया गया है रिसेंटली, जो नीति आयोग का एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है, किसी भी स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ये स्टेट के अंदर। अब इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को इतना इम्प्रूव किया जाता है कि ताकि इससे एस्पायर होकर, मतलब इससे ज्ञान लेके जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है वो खुद ब खुद डेवलप हो जाए। तो इस तरह की स्कीम नीति आयोग के द्वारा डेवलप की गई थी। उसका कहना था कि हम इस तरह की स्कीम बनाएंगे ताकि जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो खुद ब खुद इंप्रूव हो जाए। तो इसमें क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी और एबीपी कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का बेनिफिट सोशो इकोनॉमिक लेवल पर लोगों को मिल सके और माइनिंग अफेक्टेड एरिया में फंड का सेचुरेशन 110% हो सके। ये बातें यहाँ पर कही गई, ठीक है? आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। देखो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को जो है स्टेबलाइज किया गया किसके अंदर, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के अंदर स्टेबलाइज किया गया, जिसमें अमेंडमेंट लाया गया था 2015 में। मतलब माइंस एंड मिनरल्स
डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ओरिजिनल जो है 1957 का है। इसका एमसीक्यूज बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे, जिससे पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि ये सिर्फ एक्ट से बनाई गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मेन एम क्या है? वेलफेयर पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वर्क करना है, मैंने जैसा आपको बता दिया। इसको अलाइन किया जाता है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से, जो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा लॉन्च की गई, ताकि सभी पर ये रिसोर्सेज पहुंच सकें और कलेक्टिवली फंड को यूज किया जा सके, ठीक है। अगली बात क्या बताई गई है कि जो 70% जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड है, वो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाएगा, हाउसिंग एंड सैनिटेशन में। अब हाउसिंग क्या होता है कि आपको घर प्रोवाइड किए जाएंगे, पक्का मकान, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों में किया जाएगा। और 30% फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, एनवायरमेंट क्वालिटी, इस पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, मैंने मिनिस्ट्री बता दी, कब प्रधानमंत्री कल्याण खनिज क्षेत्र योजना लॉन्च हुई, मैंने ये बता दिया। अब हम आज देख लेते हैं इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखो, फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंड तो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, मगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या तो अथॉरिटी नहीं होती है, या टाइम की कमी होती है, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से फंड यूटिलाइज पूरा नहीं हो पाता है। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी देखने को नहीं मिलती। ये तो इंपॉर्टेंट है, कहीं भी मेंस में लिख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी की इंडिया में बहुत कमी है। इम्प्लीमेंटेशन डिले, मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत बिजी होता है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिले होता है। ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऑडिट नहीं होता है टाइम टू टाइम, और लोगों का पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलता है। तो ये हमने चीजें डिस्कस की। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने होल पूरा आज का लेक्चर डिस्कस किया है, पूरा क्लियर हो जाएगा। भाई मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, सुनो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। अब टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया की है, उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्या है, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी हम देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एज पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इंडियाज ओवरऑल टोटल फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। मैंने बताया रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, मगर हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पहुंच चुका है, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर ये पहला सही है, तो अभी तो सभी सही है। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अचीव, देखो ऑल पे ये जो है मैंने काला कलर किया है, क्यों किया? जिस तरह से ऑल आएगा, मस्ट आएगा, ओनली आएगा, इस स्टेटमेंट पर आपको बहुत ध्यान देना है। तो ऑल ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव अचीव टोटल फर्टिलिटी रेट बिलो 2.1, इंडिकेटिंग डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी अक्रॉस रीजन। भाई कितना गलत है, बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या इससे कम है? क्या झारखंड की इससे कम है? बंगाल की क्या इससे कम है? बिल्कुल गलत, ये गलत है। आप कुछ स्टेट की फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो दूसरा गलत हो गया, बी कट गया और डी कट गया, अभी भी ए और सी बचे। ए सस्टेन्ड लो फर्टिलिटी रेट कैन लीड टू एजिंग पॉपुलेशन, श्रिंकिंग एंड वर्कफोर्स, मतलब वर्कफोर्स में श्रिंकिंग देखने को मिलेगा और पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही, इसमें कोई खामी नहीं है। तो दोनों में तो है ही है, अभी ये भी ए और सी है। इस तरह से करके बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। भाई मैं जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो प्लीज। कोई भी है, भाई है, बहन है, आपसे एक गुजारिश है, इसको ध्यान से सुनो, ताकि आपको चीजें पता चलें किस तरह से सॉल्व होती हैं। क्योंकि आप एकदम किसी चीज में डेवलपमेंट नहीं लाते हैं, आप पढ़ाई भी बहुत स्लोली स्लोली चीजें सॉल्व करते हैं। India's total fertility rate decline reflect the successful implementation of coercive population control policy। बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ coercive मतलब जबरदस्ती की कोई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं है। तो चौथा तो गलत हो गया, सी कट गया, तो हमारा आंसर 1 एंड 3 हो गया। अब इसके हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो पहली चीज बताई गई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 2019 से 21 के बीच में हुआ, जिसमें हमारी फर्टिलिटी रेट 2.0 आ चुकी है इंडिया की, जो बिलो द रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 है। एक औरत अपने जीवन काल में, एक विमेन और के द्वारा अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा किए जाते हैं, उसे टोटल फर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट एबव है 2.1 से। तीसरी चीज करेक्ट है, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन क्या
से क्या होता है, सॉरी, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होने से क्या होता है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती है जैसे जापान में, श्रिंकिंग लेबर फोर्स होती है जैसे इटली में, और डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ता है क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनका डिपेंडेंसी बड़ो यंग जनरेशन पर आ जाता है। अब इनकरेक्ट है, चौथा क्यों इनकरेक्ट है, ये वॉलंटरी और राइट बेस्ड पॉपुलेशन पॉलिसी है, यहाँ पर कोर्सिव कोई भी चीज नहीं है। तो मैंने ये चीज आपको बताई, आगे बता देता हूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या होता है। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या होता है, लार्ज स्केल पर मल्टी राउंड सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन साइंस, अभी हम इसके बारे में ही पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसको नाम दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करवाता है टाइम टू टाइम, हेल्थ से, न्यूट्रिशन से, फर्टिलिटी रेट से, मतलब ये सारा डेटा देता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी हेल्थ तो अच्छी है, स्टंटिंग तो नहीं हो रहा है, वेस्टिंग तो नहीं हो रहा है, इस तरह की चीजें जो है इसके द्वारा देखी जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देख लेते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, इसकी देखो फुल फॉर्म दी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जो लोकेटेड है मुंबई में। इसे स्टेबलाइज किया गया था 1956 में, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। नोडल एजेंसी है, एक्ट करता है नोडल एजेंसी की तरह, किसके लिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला एक्ट करता है नोडल एजेंसी की तरह, सॉरी, एक्ट करता है नोडल एजेंसी की तरह, नोडल एजेंसी की तरह कंडक्ट करने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। आपको स्टेबलाइजमेंट डेट पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री पता होना चाहिए, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इंडिया की माइनिंग गवर्नेंस से रिलेटेड और वेलफेयर फ्रेमवर्क किस तरह का है। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी स्कीम, सारा एक्ट और सारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, इस तरह का ये क्वेश्चन बनाया गया है मेरे द्वारा, ठीक है। पहला क्या है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एम्पावर बोथ सेंटर एंड स्टेट, मतलब दोनों को एम्पावर करता है, वेयर सेंटर कंट्रोल पॉलिसी एंड स्टेट रेगुलेट कंसेशन एंड लीजिंग, बिल्कुल सही। माइंस और मिनरल्स एक्ट ही तो बताता है कि मेजर मिनरल जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आएंगे, और जो स्मॉल मिनरल हैं, जैसे माइनर मिनरल कहते हैं, जैसे सैंड हो गया, रेत हो गई, और अदर चीजें हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब जो है स्टेट के कंट्रोल में आते हैं। तो कह रहा है कि जो सेंटर है वो पॉलिसी कंट्रोल करता है, कैसे पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हो, जबकि जो रेगुलेट किया जाता है, लीजिंग किया जाता है, वो स्टेट के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, मिन डीएमएफ, इज फंडेड थ्रू पोर्शन ऑफ रॉयल्टी पेमेंट फ्रॉम माइनर्स, बिल्कुल सही। अरे जो माइनर्स हैं वही तो इसमें इंक्लूड करते हैं, बेनिफिट पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही। भाई जो माइनर्स है, मान लो मैंने यहाँ पर झारखंड में लीज ली, तो मैं रॉयल्टी दूंगा कुछ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को, ताकि क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके उद्धार हो सके, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, और पॉल्यूशन से जो नुकसान हुआ है उसको ट्री लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके उसको सही किया जा सके। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो 2015 में लॉन्च की गई थी, उसने कहा गया एटलीस्ट 60% फंड जो है वो हाई प्रायोरिटी एरिया जैसे ड्रिंकिंग वाटर में, हेल्थ केयर में और एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है, सही है। तीसरी बात क्या बताई गई है, माइंस एंड मिनरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023 अलाउ प्राइवेट एंटिटी टू एक्सप्लोर एंड माइन क्रिटिकल मिनरल लाइक लिथियम एंड रेयर अर्थ, सही है, बिल्कुल ये भी ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, 2023 में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्राइवेट एंटिटी को दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, जो जैसे डिफेंस में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और रेयर अर्थ मिनरल वो होते हैं जो अर्थ में बहुत ज़्यादा तो नहीं पाए जाते, मगर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। आप देख लो क्या बताया गया, एमएमडीआर एक्ट 1957 सेंट्रल को पॉलिसी कंट्रोल देती है, और स्टेट मैनेज करता है लीजिंग, ऑक्शन और रॉयल्टी कलेक्शन में। डीएमएफ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, हमने बताया, स्टेचुटरी बॉडी है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंदर, और इसमें जो है
लोकल के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना जो है लॉन्च की गई 2015 में, मैंने 3-4 बार आपको बताया, डेट ज़रूरी है जानना। और हाई प्रायोरिटी एरिया में 60% खर्च किया जाता है, 40% वेलफेयर स्कीम में किया जाता है। 2023 में माइंस एंड मिनरल एक्ट में तब्दीली आई, प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर दिया गया। ठीक है? ये चीज़ें सब इम्पोर्टेंट। तो हमने ये आज के आर्टिकल डिस्कस किए, जहाँ-जहाँ से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे सब लिए हमने। जो छूट जाते हैं वो फ्यूचर में ज़रूर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।